यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, प्रेम प्रलाप। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा भोज का सपना मेरे प्यारे बच्चों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है और प्रेम प्रलाप मेरे प्यारे बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का खा है भारतेंद्र युग के लेखक नहीं हैं। भगवत शरण उपाध्याय, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमखंड। तो भारतेंद्र युग के लेखक नहीं है भगवत शरण उपाध्याय। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवत शरण उपाध्याय द्विवेदी युग के लेखक हैं। इसके बाद तीसरा है चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है? कहानी है, आत्मकथा है, डायरी है, उपन्यास है। कमेंट करेंगे चारुचंद्र लेख किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लक्ष्मीपुरा रिपोर्तार्ज के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, राहुल संकृत्यान, शिवदान सिंह चौहान, जैनेन्द्र कुमार। तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्तार्ज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का अंगा है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। नहुस है, कंकाल है, परीक्षा गुरु है, गबन है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। और नहुस किसका नाटक है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है लाला श्रीनिवास का, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसको ध्यान रखेंगे। कंकाल किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह काव्य पंक्ति है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, मैथिली शरण गुप्त की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, नरेश मेहता की। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल एक काव्य पंक्ति है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति हैं, जगनिक हैं, दलपति हैं, तुलसीदास हैं। तो कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है वैदेही वनवास रचना है किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का संपादन किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों बाला बोधनी सही हो जाएगा, ठीक है। स्त्री शिक्षा से संबंधित बाला बोधनी पत्रिका है। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है, ध्यान रखेंगे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। गंगा लहरी के रचनाकार हैं तो जगन्नाथ दास रत्नाकर गंगा लहरी के रचनाकार हैं। यहाँ तक हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 गद्यांश पूछा जाएगा अथवा करके आपको एक करना रहेगा। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो कितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश के पाठ्यम लेखक का नाम। तो आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट नर्सिंग होम में,
ये पाठ का नाम है और पाठ के लेखक का नाम है श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी रेखा खींची हुई है, ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी आपको करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं, वह ही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। तो आपने अभी पढ़ा था जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है। तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। ठीक है, अभी पैराग्राफ में लिखा हुआ था तो आपको सीधा सीधा उत्तर मिल जाएगा, केवल आपको पैराग्राफ ध्यान से पढ़ना है। जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। तो जागरूक का मतलब होता है सजग, सचेत या जागरूक होना। लक्ष्यदर्शी का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता है। इसके बाद देखें यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पूछता है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, पहला वाला करें या फिर दूसरा वाला करें। देखिए यहाँ पर मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ठीक है, इस पैट को आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर मातृभूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, ठीक है, पुत्र शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, पृथ्वी शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, तो आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो क्या नाम है पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके लिए आपको मिलेगा 2 अंक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि, पुत्रो अहम पृथव्या, भूमि माता है मैं इसका पुत्र है, यहाँ तक की व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है आपको। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी और जन मिलकर किसकी रचना करते हैं, तो राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, तो आपने अभी पढ़ा था यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्र का दूसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का दूसरा अंग है जन अर्थात लोग। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भी 10 अंक का होता है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यो देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है। तो इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, पवन दूतिका से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पाठ का नाम लिख देंगे पवन दूतिका और कवि का नाम लिख देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो मैंने रेखा इस पे पूरे पे खींची हुई है तो पूरे की व्याख्या आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। हे पवन, राधा पवन से कहते हैं कि हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझा हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तो उन्हें यह बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कहती है। तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए कह रही है। मुरझाए हुए पुष्प की उपमा किससे की गई है, राधा से की गई है, ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। फिर यहाँ पर अथवा करके दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेत, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु, कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हम आपको पूरे की बता देते हैं, ठीक है। मैंने पूरे की व्याख्या लिख रखा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस अंश में मनु अपने जीवन के रहस्य को समझाते हुए कह रहे हैं कि वह एक उल्का के समान है जो निरुपाय और असहाय होकर शून्य में घूम रहा है। वह बसंत के दूत से पूछते हैं कि वह कौन है, क्योंकि उनके जीवन में पतझड़ की विरसता है और बसंत की खुशबू की कमी महसूस हो रही है। यह दर्शाता है कि मनु अपने जीवन में सुख और आनंद की खोज कर रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न पूछ रहा है, मनु किससे अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं। तो मनु वसंत के दूत से अपने जीवन के विषय में बता रहे हैं, जो जीवन में खुशी और आनंद लाने की प्रतीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनु अपने आप को क्या असहाय महसूस करते हैं। मनु अपने आप को असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वे जीवन के रहस्यों को समझने में असमर्थ हैं और अपने चारों ओर के निराशाजनक वातावरण के कारण उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तिमिर और चपला शब्दों के अर्थ लिखिए। तिमिर का मतलब अंधकार या अंधेरा, चपला का मतलब चंचल या फुर्तीली। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाई, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी पूछे, साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए या फिर जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है, पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ था। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए थे। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। हरिशंकर प्रसाई जी की पहली रचना स्वर्ग से नरक जहाँ तक है, जो कि मई 1948 में प्रहरी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ पहली बार जमकर लिखा था। धार्मिक खोखला पाखंड उनके लेखन का पहला प्रिय विषय था। जैसे हरिशंकर प्रसाई कार्ल मार्क्स से अधिक प्रभावित थे। प्रसाई जी की प्रमुख रचनाओं में सदाचार का ताबीज प्रसिद्ध रचनाओं में से एक थी, जिसमें रिश्वत लेने देने के मनोविज्ञान को उन्होंने प्रमुखता के साथ उकेरा है। इसके बाद है रचनाएं। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का तावीज और अंत में प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुमार से, काग भगोड़ा। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ठीक है। बेह संग्रह वैष्णों की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, संस्मरण है तिरछी रेखाएं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नंबर है 5 का खा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रानंदन पंत का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। तो प्राकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में पूर्वांचल कुमायूं के कौसोनी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों बाद माता का स्वर्गवास हो गया। पालन पोषण दादी ने किया। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पिता का नाम गंगाधर पंत था। अल्मोड़ा राजकीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यहीं पर अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। फिर म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़ दिया। स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। साहित्य की सेवा करते हुए पंत जी का जन्म सन 1970 ईस्वी में हो गया था। जी की मृत्यु, ठीक है, यहाँ प्रश्न नहीं रहेगा। पंत जी की मृत्यु 1970 ईस्वी में हो गई। इसके बाद में साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है आपको।
सुमित्रानंद पंत ने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह एक प्रगतिशील मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन उन्होंने 1398 में शुरू किया था। इसके बाद पंत जी का परिचय अरविंद घोष से हुआ। उनसे एवं उनके दर्शन से प्रभावित होकर अनेक रचनाएं की। 1961 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य में बीड़ा ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्य, स्वर्णकिरण, वर्णधूल, उत्तरा, युगपथ, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीतहंस। कहानियाँ में 5 कहानियाँ, उपन्यास में हार, आत्मकथात्मक संस्मरण में 60 वर्ष, एक रेखांकन। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कहानी तत्वों के आधार पर बहादुर तथा ध्रुव कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का है। अथवा खून का रिश्ता कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में अथवा करके दिया है, आपको 1 लिखना है। तो इसमें से हम पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी का सारांश। बहादुर एक 12-13 साल का नेपाली लड़का अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर से भाग जाता है। वह शहर में आकर निर्मला के परिवार में नौकर का काम करने लगता है। शुरुआत में निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसे सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनका व्यवहार बदल जाता है। वह बहादुर पर कामचोरी का आरोप लगाते हैं, उसे डांटते फटकारते हैं और यहाँ तक कि मारते पीटते भी हैं। एक दिन जब घर में मेहमान आते हैं तब उनके पैसे खो जाते हैं। मेहमानों के सामने बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है। बहादुर अपमानित महसूस करता है और बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बहादुर कहानी मध्यवर्गीय परिवार के दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाती है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए बहादुर को रखते हैं, लेकिन वास्तव में उसे इंसान नहीं बल्कि एक नौकर ही मानते हैं। कहानी यह भी उजागर करती है कि कैसे मध्यवर्गीय समाज में नौकरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है। तो ये खंड काव्य है मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा, ये भी 50 अंक का होता है। क्या कह रहा है 8 का नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। ठीक है, 5 अंक मिलते हैं अनुवाद लिखने पर और 2 अंक मिलते हैं संदर्भ लिखने पर। तो आपको संदर्भ लिखना जरूरी होता है। जन्मतः 10वें दिने शिवम भजेदयम इति बुद्धया पिता सौ सुतस्य मूल संक्रम इति नाम आकरोत, यानी जन्म के 10वें दिन यह शिव को भजने वाला हो, इस विचार से पिता ने अपने पुत्र का मूल शंकर नाम रखा। 8वें वर्षे चा अस्यो उपनयनम आकरोत, और 8वें वर्ष में इनका उपनयन संस्कार किया। 13 वर्ष प्राप्त वते अस्मे मूल शंकरस्य पिता शिवरात्रि व्रत आचरितुम अकथयत, और 13 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर मूल शंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत करने के लिए कहा। पिता आज्ञानुसारम मूल शंकर सर्व अपि व्रत विधानम आकरोत, और पिता की आज्ञा के अनुसार मूल शंकर ने व्रत का समस्त विधान किया। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पर अथवा करके पूछता है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको एक करना रहता है। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्णम पुरुषम राजा नाम अकुर्वन। बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली सभी आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजा नाम अकुर्वन, चौपायों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को राजा बनाया। शकुनिगड़ा हिमोत प्रदेशा एकस्मिन पाषाण तले सन्निपत, यानी पक्षी गणों ने हिमालय प्रदेश के एक चट्टान पर एकत्रित होकर के कहा, मनुष्यों से राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है, तथा चतुष्पदेश और चौपायों में भी जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ते, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए खा नंबर, निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है। उदेति सविता त्राम स्त्राम
एव अस्त एत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता एक रूपता। यानी उदेत सविता त्राम, सविता माने सूर्य, उदेत माने उदय होते समय, त्राम माने लाल होता है। यो अस्तेत और अस्त होते समय भी त्राम माने लाल होता है। ठीक है। महता एक रूपता, जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय लाल होता है, उसी प्रकार महता माने महान पुरुष, संपत्तो चा विपत्तो, दुख और सुख में एक रूपता, एक समान रहते हैं। सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। अथवा करके लिया हुआ है। मत्ता गजेंद्रा यानी हाथी मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांतरा मृगेंद्रा और शेर वनों में अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा पर्वत सुंदर हैं। निर्वता नरेंद्रा राजा शांत हैं। परकीर्तो वारिद्रे सुरेंद्रा और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। ठीक है। यह ऋतु वर्णम नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का है, 2 प्रश्न इसमें से करेंगे, 2-2 अंक मिलेंगे, 4 अंक हो जाएंगे। इसके बाद 10 का क, ख और गा है। ठीक है। शांत अथवा वात्सल रस, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्त अलंकार, संवैया अथवा बरवे छंद। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर मिलेंगे। मेरा प्रिय खेल, शिक्षा का महत्व, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, सादा जीवन, उच्च विचार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 का, इसमें संधि विच्छेद बताना है। ठीक है। वधुत्सवा का संधि विच्छेद क्या होता है? वधु प्लस उत्सवा। क्या होता है? वधु प्लस उत्सवा। इसके बाद है स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम। इसके बाद है नायिका का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अका। ठीक है। नायिका का क्या होता है? ने प्लस अका, नय प्लस अका होता है। ठीक है। नय प्लस अका, यहाँ ध्यान रखना है। फिर है खा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषा में कर्मधारय है और भरपेट में अव्ययीभाव है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी 8 अंक का है। इसके बाद तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। कटुता, कटु शब्द है, तल प्रत्यय है। प्रभुता में प्रभु क्या है? प्रभु शब्द है, तल प्रत्यय है। गता में गम धातु है और अक्त प्रत्यय है। ठीक है। अक्त प्रत्यय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुरुता, गुरुता में गुरु शब्द है, तल प्रत्यय है। ठीक है। गुरु शब्द है, तल प्रत्यय है। महत्व में महत शब्द है, महत शब्द है और तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय है। भगवान में भग शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1 नंबर का, 2 नंबर का। रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्ति विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाश छात्रे समम स्नात, तो समम दिख गया यहाँ पे, तो समम दिख गया है तो सहयुक्ते प्रधाने सूत्र से इसमें तृतीय विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, तो नमः स्वाहा स्वधा की बात हो तो चतुर्थी विभक्ति होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।